जा रहे हैं समकालीन भारत भूगोल। इसमें अध्याय 4 कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह जो इकाई है, जो अध्याय है, वह 4 अंक का है और इस 4 अंक के आधार पर 3 अंक का है। 3 अंक के आधार पर आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि 3 अंक के आधार पर हमारे जो होते हैं, किस आधार पर अंक होते हैं। हो सकता है कि 3 अंक, जैसे मान लीजिए 3 अंक का अध्याय है, 3 अंक का अध्याय है, इसमें यदि बोर्ड के हिसाब से तो 3 अंक फिक्स है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ 1 अंक के 3 ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है 3 अंक, हो सकता है कि 3 अंक वाला एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, दूसरी स्थिति हो सकती है, या हो सकता है कि 1 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न। ये भी 3 हो गए, ये भी 3 हो गए और ये समझ में आ रहा है। ये कैसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस अध्याय को हम अच्छे से समझें, ठीक है। और इसमें क्या क्या समस्या है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। चलिए, तो हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से ये देखिए, कृषि आप सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जानते हैं, सभी जानते हैं। अभी अधिकांश लोग किसान के बेटे हैं, सभी लोग जानते हैं कि मम्मी पापा हमारे खेत में काम करते हैं। मतलब कृषि का संबंध किससे है? खेत। साधारण शब्द में मैं बात करूँ, खेत आप जानते हो, खेत में क्या करते हैं? किसान फसलों को क्या करता है? उगाता है और काटता है, बोता है और काटता है, यही होता है। खेत में यही काम होता है ना। किसान क्या करता है? फसलों को क्या करता है? बीजों को उगाता है, फसल उगाता है, बोता है, फिर काटता है, और यही कार्य उसका कृषि कार्य कहलाता है। तो कृषि समझ में आ गया, कृषि क्या है। आइए इस अध्याय के माध्यम से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कृषि होती है। जैसे देखा, कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है ना। प्राचीन भाई प्रश्न पूछा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कृषि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जीवन निर्वाह कृषि होती है। कृषि के प्रकार, वाणिज्य कृषि होती है, ठीक है। वर्तमान में हमारे यहाँ पर अलग अलग भागों में प्रकारों को अपनाया जाए, क्लियर। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है। नोट करते जाइएगा। पहला प्रश्न क्या है? जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। जीवन निर्वाह कृषि नाम से ही है, जीवन यानी जीने के लिए, निर्वाह यानी भरण पोषण करना, है ना। ऐसी कृषि जिसमें परिवार का भरण पोषण होता है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें परिवार के लोग ही मिलकर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, अब पता चला कि भाई 2 एकड़ जमीन में पूरा उत्पादन मजदूरों को ही दे दिया, सही बात है, तो घाटे में चले जाएंगे। तो परिवार के लोग मजदूरी में काम करते हैं उसे, और उसी से भरण पोषण होता है, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। याद हो गया। तो अपन भाई परीक्षा में आया, जीवन निर्वाह कृषि की 2 विशेषता लिखी, तो अपन क्या लिख सकते हैं? यह कृषि का आकार छोटा होता है। छोटा मतलब 1-2 एकड़ वाली जमीन होती है, तो होती है। परिवार के लोग मिलकर काम करते हैं, दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता, इसमें परिवार का भरण पोषण होता है। क्लियर हो गया, याद हो गया। जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, या तो आप किसे कहते हैं वो भी लिख सकते हैं, या उसकी 3 विशेषता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर हो गया। तो ये जीवन निर्वाह कृषि को याद रखिए। आगे देखते हैं जीवन निर्वाह प्रारंभिक कृषि। ये देखिएगा किस प्रकार के आदिवासी के लोग करते थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर आ रहा है, आप देखिए, कर्तन दहन प्रणाली। देखिए पहला दूसरा प्रश्न, कर्तन दहन प्रणाली, ये दूसरा प्रश्न है हमारा, कर्तन दहन प्रणाली को। क्लियर है। अब कर्तन दहन प्रणाली को स्लैश एंड बर्न कहते हैं। अब परीक्षा में आया, सिर्फ इतना ही आया, ऐसा आया, स्लैश व बर्न किसे कहते हैं, तो बच्चे हो गए कंफ्यूज। हमने पढ़ाया कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है, और परीक्षा में आया स्लैश और बर्न किसे कहते हैं, तो दोनों एक ही है ना, ठीक है। और इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। याद रखना, इसी का नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि। तो 3 चीजें याद हो गई। कर्तन दहन प्रणाली किसे कहते हैं, स्लैश और बर्न किसे कहते हैं, या स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। एक ही प्रश्न है, तीनों यदि ऐसे आए तो उत्तर एक ही होगा। अब कैसे होता है देखो, स्थानांतरित कृषि और कैसे होता है। पुराने समय में आदिवासी लोग जंगल में रहते थे, तो जो समतल मैदान होते थे तो जंगलों को काटते थे, उसको जलाते थे, और उस समय के लिए वहां पर खेती कार्य करते थे, ठीक है। फिर आगे और जाते थे, दूसरी जगह जाते थे, फिर जंगलों को काटते थे, उसको जलाते थे, फिर खेती कार्य करते थे। स्थानांतरित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये स्थानांतरित कृषि कैसी है? प्राचीन कृषि। इसका संबंध किससे है? पेड़ों को काटने और जलाने से है, ठीक है। पुराने समय में लोग क्या करते थे? पेड़ों को काटकर खेती कार्य, कुछ समय के लिए खेती कार्य करते थे, उसे ही स्थानांतरित कृषि, उसे ही कर्तन दहन प्रणाली, उसे ही स्लैश और बर्न। क्या आप लिख सकेंगे?
समझ में आ गया? परीक्षा में आया स्थानांतरित कृषि की विशेषता लिखी। आप विशेषताओं को समझोगे तो दिमाग में आ जाएगा, विशेषताओं को समझोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे मैंने बोला कर्तन धर्म प्रणाली का संबंध क्या है? प्राचीन कृषि से। इसमें क्या होता था? पुराने समय में आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते थे वो क्या करते थे? पेड़ों को काटते थे और क्या करते थे? जलाते थे। वो हमारी क्या कहलाती थी? स्थानांतरित कृषि। क्लियर हो? तो प्रणाली समझ में आ गया। इसका संबंध प्राचीन खेती से। इसमें क्या करते थे? पेड़ों को काटकर। अब परिचय में आया काटो और जलाओ का संबंध किससे है? बसता है जीवन निर्वाह कृषि से, स्थानांतरित कृषि से, दोनों से या दोनों से नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? किससे होगा? कर्तन धर्म या स्थानांतरित कृषि। क्लियर हो गया? आपको ऐसा घुमा करा है तो हमें याद हो गया। तो दो प्रश्न याद हो गए, जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं और स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कर्तन धर्म प्रणाली हो गया। उसी के बाद देखिए पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्य की बात कर रहे हैं हम, उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड में झूम खेती कहा जाता है। अब देखिए झूम खेती, ठीक है, झूम खेती कहा जाता है, ठीक है। मणिपुर में पामलू, याद रखना, और छत्तीसगढ़ और बस्तर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीका कहा जाता है। झूम खेती। अब झूम खेती किसे कहते हैं? ध्यान से रखना, क्या है? झूम खेती, झूम, ठीक है। इसी को नाम है झूमी खेती, इसी को कहते हैं समोच्च खेती, समोच्च जुताई, इसी को कहते हैं ढलान खेती, इसी को कहते हैं पहाड़ी खेती। देखो क्या नाम है, कितने नाम है? झूम खेती, झूमी खेती, समोच्च जुताई, ढलान, पहाड़ी खेती। अब किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को झूम खेती कहते हैं। याद हो गया? पहाड़ी क्षेत्र में कैसा? मान लीजिए कोई पहाड़ ऐसा है, ऐसा है ना। अब ये पहाड़ है, मान लीजिए धरातल है, ये समतल और ये जमीन ऐसी है, तो क्या होगा? ऐसी उतार वाली क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? लोग क्या करते हैं? ऐसी ऐसे क्या होते हैं? मेड़ बनाते हैं और छोटे छोटे बॉक्स बनाकर, क्योंकि यदि मेड़ नहीं बनाएंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी? बह जाएगी। तो क्या करते हैं? बॉक्स बनाकर उसमें खेती करते हैं। आपने देखा होगा जंगलों में ऐसी जमीन ऐसी है टाउन में, तो वहाँ पर छोटी छोटी मेड़ बनाते हैं, वहाँ पर खेती, मक्का बोलते हैं, अनाज बोलते हैं, तो वो झूम खेती, इसी को पहाड़ी खेती कहते हैं। समझ आ गया? कहाँ कहते हैं? पहाड़ी खेती या झूम खेती किसे कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलान वाली क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को झूम खेती, पहाड़ी खेती, समोच्च जुताई, ठीक है, या ढलान वाली खेती कहते हैं। और ये 3 राज्यों में की जाती है, तो नाम भी याद होना चाहिए। ये पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य यानी असम, मेघालय, पूर्वांचल। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य आप देखोगे भारत के मानचित्र में आपने देखा होगा, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा कौन सा है? उत्तर पूर्वी राज्य, जो कि पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय वाला क्षेत्र है ना। तो चलिए, तो ये नाम आपको याद हो जाना है। खालिस्तान में पूछा जा सकता है कि झूम खेती को मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? खालिस्तान में तो पामलू के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार में किस नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, ये वाला शब्द याद रखना, एक दीपा वाला याद रखो, पामलू वाला याद रखो और झूम। क्लियर है? जैसे परीक्षा में आया बस्तर, छत्तीसगढ़ में और बस्तर में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो ये याद आपको होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए झूम खेती याद होगा भाई, झूम खेती किसे कहते हैं? अब अलग अलग प्रकार की बातें इसमें है। वाणिज्यिक कृषि देखिए, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि हो गया। अब बात आती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? और देखो, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। व्यापारिक फसलें जो व्यापार करती है, कुछ फसलें खाने के काम में आती है तो उसे खाद्यान्न फसलें कहते हैं, कुछ फसलें कच्चा माल उद्योगों को देती है तो व्यापारिक फसलें हो गई। अब देखिए व्यापारिक फसलें, इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। अब वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? ध्यान, कृषि का आकार बड़ा होता है। इसमें क्या होता है? कृषि का आकार बड़ा होता है। इसमें उर्वरक, कीटनाशक, खाद, बिजली, यंत्र, मैं जो शब्द बोल रहा समझ में आ गया ना। आज की जो टेक्नोलॉजी खेती है वो हम क्या करें? पहले हमारे ज़माने ये नहीं, पहले बैल होते थे, बैल से खेती करते थे, आपके दादाओं से करते है ना, बड़ी मुश्किल से बेचारी वैसे वैसे खेती करते। आजकल टेक्नोलॉजी आई है, कीटनाशक, उर्वरक, खाद सभी प्रयोग कर रहे हैं। तो वाणिज्य कृषि का आकार बड़ा होता है। इसमें कीटनाशक, उर्वरक, खाद हर का प्रयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। और वाणिज्य कृषि का सबसे अच्छा उदाहरण आप बता सकते हो, जैसे कौन सा? जो व्यापार करती है गन्ना, गन्ने से क्या बनता है? चीनी, कपास,
है ना। तो आजकल ये कौन सी कहलाती है हमारी वाणिज्यिक कृषि। समझ में आया किसे कहते हैं वाणिज्यिक कृषि, जिसमें कीटनाशक उर्वरक खाद है ना यंत्रों का प्रयोग कर बड़े आकार में की जाती है, अधिक पैदावार के लिए की जाती है, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं, और वाणिज्यिक कृषि सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है, हरियाणा और पंजाब में। प्रश्न आ गया वाणिज्यिक कृषि सबसे ज्यादा किन राज्यों में की जाती है, नाम लिखिए, 2 राज्यों के नाम लिखिए। प्रश्न आजकल घुमा के दे सकते हैं, कैसे, वाणिज्यिक कृषि करने वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो ये ना सोचे आपके दिमाग में ये नहीं बात आना चाहिए कि हमको तो पता ही नहीं, खालिस्तान में आकर। तो प्रश्न कुछ भी हो सकता है, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं वाणिज्यिक कृषि के बाद अगला प्रश्न है हमारा रोपण कृषि। ध्यान से, रोपण कृषि किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रोपण कृषि, प्रश्न नोट करते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। रोपण कृषि किसे कहते हैं, देखिए रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच का एक अंतर प्रश्न है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। सेम है रोपण कृषि। देखो रोपण कृषि भी बड़े आकार में की जाती है, इसमें भी कीटनाशक उर्वरक खाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, श्रमिक यानी मजदूर, इसमें मजदूरों की अधिक आवश्यकता होती है। और 2 रोपण फसलों के नाम तो सबसे बढ़िया याद रखिए, चाय, कॉफी, रबर और गन्ना। और कितनी फसलें हो गई, 1 2 3 4 5। परीक्षा में आया कोई 4 रोपण फसलों के नाम लिखिए तो याद हो गया, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, ठीक है, और केला। यह रोपण। क्लियर हो गया रोपण कृषि किसे कहते हैं। ये भी बड़े आकार में की जाती है, इसमें भी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, और यह फसलों को रोक कर की जाती है। और रोक कर का उदाहरण क्या है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और केला। चलिए आगे देखिएगा, तो रोपण कृषि को आप नोट कीजिएगा। गहन खेती किसे कहते हैं, गहन जीविका कृषि, ठीक है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, ठीक है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा पता है, पंजाब। याद रखना सबसे ज्यादा, और पंजाब में सिंचाई करने से, ज्यादा सिंचाई करने से भूमि की उर्वरक क्षमता कम होगी, क्योंकि भूमि सिंचाई करने से क्या होगा, भूमि को उपजाऊपन क्या होगा, बह गया, और बह गया तो क्या होगा, भूमि अनुपजाऊ। ठीक है, चलिए हम बात करें आगे। तो गहन जीविका किसे कहते हैं यार, इसमें भी बड़े आकार में की जाती है। इसमें क्या होता है कि अधिक दबाव होता है, और इसमें भी क्या किया जाता है, उत्पादन के लिए किया जाता है। तो कोई भी कृषि कार्य उत्पादन के लिए क्या करते हैं, कीटनाशक उर्वरक खाद का प्रयोग करते हैं। पहले आपने देखा होगा, आपके दादाजी जब खेती कार्य करते थे तो 1 एकड़ में बड़ी मुश्किल से 4 या 5 बोरा गेहूं होता था। क्यों, क्योंकि उनके पास कीटनाशक नहीं थे, उर्वरक नहीं थे, खाद नहीं थे, बिजली नहीं थी, सिंचाई का साधन नहीं। और आज सब है तो 1 एकड़ में 15 बोरे, 20 बोरा, 21 बोरा, है ना। तो ये हो रही है हमारी कृषि में पैदावार। चलिए आगे लेते हैं। उसके बाद आता है फसलों का वर्गीकरण। ये बहुत अच्छा है, शस्य प्रारूप के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब फसल को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। फसल को बोलते हैं शस्य, याद है। भौगोलिक भाषा में, इसमें अपने भौगोलिक भाषा में फसल को क्या बोलते हैं, शस्य। अब शस्य प्रारूप के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल, और एक होती है जायद। अब अपन इसमें देखेंगे कौन कौन सी फसलें किस आधार पर है। देखिए क्या चार्ट दिया हुआ है क्या, नहीं, अपन इसको देख लें। शस्य प्रारूप के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है, 3। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। अब देखिए खरीफ की फसल क्या होती है, ध्यान से सुनना, मैं आपको आइडेंटिटी बता रहा हूँ। खरीफ की फसल बरसात में हो जाती है। तो ये देखो आइडेंटिटी, देखो खरीफ की फसल का ऐसे चार्ट देख लीजिएगा, खरीफ की फसल बरसात में हो जाती है। तो यहाँ पर अपन इसको देख, तो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम शस्य। मैं आपको बताया था शस्य का मतलब होता है क्या, फसल, ठीक है। अब फसलों के आधार पर जो वर्गीकरण है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से हैं, एक खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। अब इसका वर्गीकरण करते देखिए अलग अलग रूपों में करके मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूँ जिससे आप समझ पाओगे। देखिए सबसे पहले समय, तो खरीफ की फसल कब हो जाती है, बरसात में, हो गया। फिर उसके बाद ये कब हो जाती है, ठंड में हो जाती है, और एक कब हो जाती है, गर्मी। मतलब मैंने ये शब्द लिखे तो आप लिख सकते हो ना कि खरीफ की फसल बरसात में हो जाती है, रबी की फसल ठंड में हो जाती है, और जायद फसल, हो गया। दूसरा कब हो जाती है, समय के बाद कब हो जाती है। अपन यदि कब की बात करें तो ये कब हो जाती है, जून जुलाई में हो जाती है, और अगस्त सितंबर में काटती है। ये कब हो जाती है, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में हो जाती है, और 5 अप्रैल में काटी जाती है। ये कब हो जाती है, ये अप्रैल में हो जाती है,
ठीक है, और जून में पानी। सबसे कम समय किसमें लगता है? जायद। प्रश्न ये आया कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें कम समय लगता है? समय 3 महीने 4 महीने लगते हैं, इसमें 2 या 3 महीने में फसल हो गया। ये दूसरे रूप से तीसरे नाम, फसलों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो खरीफ में मुख्य फसल कौन सी है? सोयाबीन, धान, मक्का और मोटे अनाज। मोटे अनाज में मतलब परीक्षा में आ सकता है, मोटे अनाज किसे कहते हैं? राई, जौ, बाजरा। मोटे अनाजों के नाम राई, रागी, जौ और बाजरा। 3 मोटे अनाजों के नाम लिखिए तो याद हो गया। 3 मोटे अनाज कौन कौन से हैं? रागी, जौ और बाजरा। खरीफ की फसलों के नाम लिखिए तो क्या है? सोयाबीन, धान, मक्का। उसके बाद रबी की फसल। रबी की फसल यदि हम बात करें तो रबी की फसल कब बोई जाती है? मतलब ये बोया जाता है। और कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब हमारे। और जायद फसलों में यदि देखा जाए तो खीरा, कद्दू, ककड़ी, ये हमारी जायद फसल है। मूंग हमारी जायद फसल नहीं है, याद रखना। भले लोग अभी बोल रहे हैं लेकिन मूंग हमेशा खरीफ की फसल। क्लियर है? तो ये अपने को दिमाग में चार्ट होना चाहिए कि शस्य प्रारूप के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। एक तो प्रश्न ये बना 3 अंक का, या तो प्रश्न ये बना कि खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखिए, ये 3 अंक का बना ना, अंतर को समझाइए, ये प्रश्न बना। या तो 2 अंक बनेगा, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? नाम लिखो। रबी की फसल किसे कहते हैं? नाम लिखो। और खाली स्थान में क्या बनेगा? हो सकता है ऐसा सत्य में दे दिया कि गेहूं हमारी। तो ये बात समझ में आई सबके? शस्य प्रारूप के आधार पर 3 प्रकार के फसल मैंने आपको बताया। प्रश्न क्या होंगे? पहला होगा शस्य प्रारूप के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए। क्या डर लगेगा आपको? नहीं। दूसरा, खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखिए, ये होगा 3 अंक वाला प्रश्न। 2 अंक में क्या आएगा? खरीफ की फसल किसे कहते हैं? नाम लिखिए। रबी की फसल किसे कहते हैं? नाम लिखिए। जायद फसल किसे कहते हैं? नाम लिखिए। ये 2 अंक में आएगा। और 1 अंक में खाली स्थान में आ सकता है, सही जोड़ी में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। क्या आएगा? जैसे पूछा कि गेहूं इनमें से फसल है, खरीफ की है, रबी की है, जायद है या तीनों, तो सही उत्तर क्या होगा? रबी होगा ना। तो ये आपको अपना दिमाग लगाना है और समझना है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर पूछा गया है कोई भी फसल में तापमान की खरीफ की इसमें तो तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री। ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। खरीफ की फसल में कितने सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। चलिए मोटे अनाज देखो, मैंने आपको मोटे अनाज बताए थे कौन कौन से? ज्वार, बाजरा, रागी। याद रख लीजिएगा, मोटे अनाज हमारे ये कहलाते हैं ज्वार, बाजरा, रागी। ये याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये बाजरा वगैरह के बारे में बताया है, मक्का के बारे में जानते हो आप लोग, है ना? ये देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का बताया गया है कि कहाँ कौन सी क्षेत्रों में फसलें बोई जाती है, कितनी वर्षा की जरूरत होती है। ये सब पूरा हमें हर फसल के लिए उसकी भौगोलिक दशाएं हैं उसका पता होना चाहिए। उसके बाद तिलहन फसलें, देखो खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है या खाद्य फसलें कौन सी है? तो खाद्य फसलें हम लोग को क्वेश्चन याद होना चाहिए। खाद्य फसलें कौन कौन सी है जिसको खाते हैं? तो कौन सी है? सबसे ज्यादा धान, याद रखना। भारत में सबसे ज्यादा पहली धान यानी चावल, सबसे पहली खाते, सबसे लोग चावल खाते अधिक लोग। फिर क्या है? गेहूं, मक्का, समझ आ गया? ये हमारी खाद्यान्न। और अखाद्यान्न फसलें कौन सी है जिसको खाते नहीं? कपास, ठीक है, कपास, पटसन, रबर, है ना? ये हमारी क्या है? अखाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलें और अखाद्यान्न फसलें याद हो गया कि जिसको खाई जाती है अनाज के रूप में वो खाद्यान्न फसलें, और अखाद्य फसलें कौन सी होगी? जिसको खाई नहीं जाती लेकिन किसान उगाता है, ठीक है, उसे हमें अखाद्य। जैसे कपास उगाता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास होता है, तो हमारी अखाद्य। जैसे तिलहन, फिर आता है तिलहन फसलें, तिलहन फसलें, ठीक है, इसमें क्या होता है? तेल निकालते हैं, तिलहन फसलें, तेल वाली। तो ये तिलहन फसलें कौन कौन सी हो गई? मूंगफली, सरसों निकालते हैं ना, मूंगफली। और 2 तिलहन फसलों के नाम लिखिए तो आप लिख सकते हो ना, मूंगफली और सरसों। उसके बाद हम बात करें, देखिए सरसों, देख सकते हो आप किस प्रकार से किसी खेती हो रही है। ये दिया हुआ है पिक्चर में। कॉफी, ठीक है, कॉफी का नाम सुना होगा आपने, कॉफी, चाय और कॉफी में अंतर है, दोनों बागवानी फसलें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में। हाँ, बागवानी फसलें किसे कहते हैं? बागवानी किसे कहते हैं? ये प्रश्न नोट कीजिएगा, बागवानी किसे कहते हैं या बागवानी फसलें किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जिसमें फल, फूल और सजावट की क्या की जाती है? कृषि की जाती है, उसे बागवानी कहते हैं। सुंदर सुंदर फूल, आपने देखा होगा, फूलों की खेती की जाती है, सजावट वाले फूलों की खेती की जाती है। तो बागवानी छोटे छोटे फल और सब्जियां दोनों प्रकार की उगाई जाती है, उसे बागवानी कृषि कहते हैं। ये प्रश्न भी हमारे दिमाग में याद होना चाहिए। ये देखिए सेब असम में ज़्यादा होती है, देखिए आपने बताया। ये क्या है? अनाज,
है ना। ये सब हमारे बागवानी फसलों के अंतर्गत आता है, फल और फूलों की खेती को बागवानी सरल शब्दों। जैसे कि कपास, मैंने आपको बताया, अखाद्यान्य फसलें, रबर, कपास, खाद्य फसलें और अखाद्यान्य फसलों के नाम भी लिख लिए, ये याद होना चाहिए। रेशेदार फसलें किसे कहते हैं, ये वाला प्रश्न आता है। रेशेदार फसलें, तो रेशेदार फसलें जिससे रेशा निकलता है, तो क्या है, कपास, जूट और सन, ये तीन हमारे रेशेदार फसलें। अब प्रश्न ये आता है कि जूट को या पटसन, जूट का दूसरा नाम क्या है, पटसन, पटसन को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं। प्रश्न आता है कि पटसन को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, सुनहरा यानी सोने के समान। तो पटसन सोने के समान चमकदार होता है ना, इसीलिए इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। याद हो गया, पटसन को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, क्योंकि वह सोने के समान चमकदार होता है, इसीलिए इसे सुनहरा रेशा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये प्रौद्योगिकी और संस्था का सुधार अलग अलग क्षेत्रों में कृषि की समस्या है। देखिए पहले खेती और आज की खेती में किस प्रकार से अंतर बताए गए हैं, ये देखिएगा। हाँ, एक प्रश्न जरूर लिखिएगा, किसान पोर्टल क्या आएगा ही परीक्षा में, किसान पोर्टल वेबसाइट क्या है। प्रश्न आया किसान पोर्टल वेबसाइट क्या है, तो यह किसान पोर्टल वेबसाइट किसानों के लिए बनाई गई, सरकार द्वारा किसके लिए बनाई गई है, किसानों के लिए बनाई गई। अपने को पहला याद होना चाहिए किसके लिए बनाई गई, किसानों के लिए बनाई गई। इस पोर्टल के माध्यम से क्या की जाती है, कृषि, बागवानी, कृषि योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी हो वो किसान पोर्टल के संबंध में से प्राप्त कर सकता है। ये किसानों के लिए लाभदायक है। लिख सकते हो किसान पोर्टल क्या है। आगे, भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया था, आज इसका भी आता है। तो भूदान आंदोलन गांधी जी ने, विनोबा भावे जिन्होंने सत्याग्रह के समान निष्ठावान आंदोलन चलाया था, लेकिन भूदान ग्रामदान आंदोलन जो चलाया था, तो देखिएगा ये भूदान के नाम से जाना जाता है। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए, उन्होंने 80 ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की, जिसे भूदान आंदोलन या ग्रामदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से, भूदान आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, रक्तहीन क्रांति, और ये चलाया किसने था, विनोबा भावे। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया था, विनोबा भावे ने 80 एकड़ जमीन बांटने की पेशकश, इसे भूदान ग्रामदान आंदोलन कहते हैं। चलिए, तो आज हमने इस अध्याय, कृषि अध्याय से पहला प्रश्न हमने पढ़ा कि कृषि किसे कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि कृषि से हमने पढ़ा जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, गहन कृषि किसे कहते हैं, वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं, रोपण फसलों के नाम लिखिए, अखाद्य फसलों के नाम लिखिए, खाद्य फसलों के नाम लिखिए, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, रबी की फसल किसे कहते हैं, जायद फसल किसे कहते हैं, तिलहन वाली फसलें कौन सी होती है, रेशेदार कौन सी होती है, किसान पोर्टल क्या है ना, और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। तो आपने देखा होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है, अधिकांश लोग, हमारे देश के अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है, कृषि उनकी जीविका का माध्यम है, और उसी से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, उसी से देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। सकते हैं। तो हमने इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ा, आप इस वीडियो को देखेंगे जिससे आपको यह अध्याय पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।